आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री विषय का लेक्चर, यह हमारा आज चौथा पार्ट वीडियो है। इसके पहले हम लोग 3 पार्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी जो प्रस्तुत किए गए थे, संशोधित आवर्त सारणी के जो दोष थे, चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेंडलीव के जो आधुनिक आवर्त सारणी थे इसमें भी कुछ दोष पाया गया था। हमने आपको इसके पहले वाले में बता भी चुके थे कि उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग नहीं कर पाए थे, असमान गुणों को एक साथ रख दिया था, हाइड्रोजन का स्थान डिक्लेयर नहीं कर पाए थे, तो दुर्लभ मृदा धातुओं का स्थान नहीं फिक्स कर पाए थे। ये सब के सब मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के दोष थे। तो मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी है उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके दोष का निवारण कैसे किया जाता है। तो इनके दोष के निवारण में आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई, जिसे हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए बोरबरी, हाइगेंस, पॉली, हुंड ये सभी वैज्ञानिक ने मेंडलीव के जो आवर्त सारणी के दोष थे, इन दोषों को निवारण करने के बाद अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उनकी कमियों को दूर किया। तो चलिए जान लेते हैं कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के जो दोष थे उनका निवारण कैसे किया गया। आइए सीखते हैं। चूँकि पहले मेंडलीव ने माना था कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है उसका परमाणु भार होता है, लेकिन मोजले आते हैं, इनका संशोधित करते हैं, तत्वों के मूल लक्षण को परमाणु क्रमांक बताते हैं कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार नहीं बल्कि उसका परमाणु क्रमांक है। तो मेंडलीव इसके आधार पर रखते हैं। फिर भी कुछ दोष पाया गया और इन दोषों का निवारण करने के लिए जब कुछ समय बीता तो दीर्घाकार आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो दीर्घाकार आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई, इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में इनके जो भी दोष थे इन्होंने बताया कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी प्रस्तुत किया गया है, यदि हम इनके तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित करें तो ये जो मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष हैं ये आसानी से दूर हो जाएंगे। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में बोरबरी इन सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर के बताया कि जो तत्वों का मूल लक्षण होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इसके पहले हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता भी चुके हैं, आप किए भी होंगे। तो इनका दोष को जो इनके दोष थे तो इनका दोष का निवारण निम्न स्थान से किया गया। तो पहला पॉइंट रहा अक्रिय गैस के लिए स्थान। अक्रिय गैस के लिए स्थान मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उसके मूल आवर्त सारणी में, अर्थात मेंडलीव ने जब अपना पहला मूल आवर्त सारणी बनाया था तो इसमें अक्रिय गैसों के लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं छोड़ा था। तो इसके लिए क्या हुआ कि जब मेंडलीव ने अक्रिय गैसों का स्थान नहीं छोड़ा तो जब अक्रिय गैसों का खोज हो गया तो अब सबके विचार में आया कि अक्रिय गैसों को रखा कहाँ जाए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी को जब देखा गया तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा था। अब जिससे दोष उत्पन्न हो गया तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इन तत्वों के लिए उपयुक्त स्थान मिल गया। जैसे मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर रखना शुरू किया तो इनके जो दोष थे, दोष का निवारण हुआ और आधुनिक आवर्त सारणी में प्रस्तुत किया गया। उसके लिए मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की गई उसमें भी अक्रिय गैसों का स्थान दिया गया, जिससे इनकी आवर्त सारणी के दोष का निवारण हो गया। समस्थानिक व संभारी का स्थान दूसरा पॉइंट आपका रहा।
तो मेंडलीफ ने अपने पहले मूल आवर्त सारणी में समस्थानिक और संभारिक के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था और उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में रखा था, जिसके कारण समस्थानिक को अलग अलग स्थान दिया जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि समस्थानिक के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इस आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु भार के स्थान पर तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, जिसके आधार पर जो मेंडलीफ ने समस्थानिकों का स्थान निर्धारित नहीं कर पाए, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने मेंडलीफ की ये जो समस्याएं थी कि समस्थानिकों का स्थान डिक्लेयर न कर पाना, तो बताया गया कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए, चूँकि समस्थानिक का जो लक्षण होता है वो उनके परमाणु क्रमांक होते हैं, अर्थात समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक सब एक होते हैं। तो जिस तरीके से जैसे ही मेंडलीफ ने समस्थानिकों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा तत्वों को, तुरंत समस्थानिकों का स्थान भी डिक्लेयर हो गया और निश्चित हो गया, जिससे उनके जो ये कमियां थी समस्थानिक को रखने का, अर्थात समस्थानिक का स्थान डिक्लेयर न कर पाने का, ये कमियां उनकी दूर हो गई और उनकी समस्याएं हट गई। और ये जो दोष हुआ था, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में दोष था, इनके स्थान न क्लियर होना, इसके दोष का भी निवारण हो गया। अगला आपका रहा मेंडलीफ के आवर्त सारणी में एक और दोष उत्पन्न रहा। ये दोष ये रहा, मेंडलीफ ने अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा। मेंडलीफ का एक और दोष था, इन्होंने कुछ तत्व में जिनका परमाणु भार अधिक था उनको पहले रख दिया और जिनका कम था उनको बाद में रख दिया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 4 तत्व टेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट और निकेल परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थे, लेकिन इसमें इनके परमाणु क्रमांक का विपरीत क्रम में रखा गया था। लेकिन परमाणु क्रमांक के आधार पर उनका स्थान उचित हुआ। तो जब तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, तो ये जो मेंडलीफ ने 4 तत्व थे जिसका स्थान सही नहीं हो पा रहा था, जैसे तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया, मेंडलीफ की ये भी समस्याएं दूर हो गईं और इनके दोष का निवारण हुआ और उनका स्थान भी डिक्लेयर हो गया। तो इस तरीके से मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ दोष थे, इन दोषों को आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इनके दोष का निवारण भी किया गया। अब हम बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी यह लॉन्ग फॉर्म टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल है। दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ की आधुनिक संशोधित सारणी के रूप में बनाया गया है, अर्थात मेंडलीफ की जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें संशोधित करके एक दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई। इसके प्रतिपादनकर्ता अर्थात दीर्घाकार आवर्त सारणी जो बनाई गई, यह दीर्घाकार आवर्त सारणी बोर-बरे द्वारा प्रतिपादित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उनके परमाणु के बाह्य कोश की कक्षा के उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित है। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी जो बनाई गई है, सबसे पहले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से बहुत सारे तत्वों का देखा गया कि जिन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
समान आ रहा था, तो जब उनके गुणों का भी जांच किया गया तो पाया गया उनके गुणों में भी बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती थी। इसके आधार पे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी को दीर्घाकार आवर्त सारणी के रूप में बनाया गया। ये दीर्घाकार जो आवर्त सारणी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार, इसका आधार है। अर्थात जो कभी आप लोग देखे होंगे, जैसे एक चार्ट में मिलता है, वो आपका लॉन्ग फॉर टेबल होता है, वही हमारा दीर्घाकार आवर्त सारणी है। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी मेंडलीव का संशोधित आवर्त सारणी है। इसका आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अर्थात ये जो हमारा दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके तत्वों को उसके आधार पर इसे रखा गया है। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है उन तत्वों के गुणों में भी समानता पाई जाती है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु, उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन हो जाते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखें तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई जाएगी, और जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन सभी तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं। आइए बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के कुछ संक्षिप्त तरीके से। इनके कुछ संक्षिप्त हमने आपको विवरण दिया हुआ है, जैसा कि आपके सामने दिख भी रहा होगा। ये इनके विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, इसमें हम आपको बता दें। तो चलिए हमने इसका संक्षिप्त रूप में, पूरे दीर्घाकार आवर्त सारणी का ये संक्षिप्त रूप है, आपको आधा इसी में तैयार हो जाएगा आपका। तो चलिए वर्ग संख्या ले लेते हैं। वर्ग संख्या 1। हम जब वर्ग संख्या 1 लेंगे तो आपने दीर्घाकार आवर्त सारणी में देखा होगा, जो हमारा पहला वर्ग होता है फर्स्ट ए, वहाँ पे लिखा रहता है। तो ये सब धातुएं जो होती हैं बहुत हल्की धातुएं होती हैं, ये हल्की धातुएं होती हैं, और सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु आपका लिथियम ही है। तो ध्यान रखिएगा, पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उन तत्वों के वाह कोश में सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N+1 होगा, जहाँ पे N उसके क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है और जो यस है उसके उपकक्षा को व्यक्त करता है। अर्थात पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन सभी के बाह्य कोश में हमेशा यस इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा यस उपकोश में ही जाएगा। इसलिए फर्स्ट अर्थात वर्ग संख्या 1 के जितने तत्व हैं वो सब के सब यस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। कभी कभी बाय द वे आपसे पूछ भी लेता है कि फर्स्ट वर्ग के तत्व को कौन से ब्लॉक में रखा गया, तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ग के जितने तत्व हैं सब के सब एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये सभी क्षारीय धातुएं होती हैं, ये सब के सब क्षारीय धातुएं, अर्थात इन सभी में क्षारीय गुण पाया जाता है। आपको बता दें, ये सब के सब एक संयोजक तत्व हैं, क्योंकि इन सभी की संयोजकता एक होती है। अब हम वर्ग संख्या 2 में बात करते हैं। वर्ग संख्या 2 में आपने देखा होगा सेकंड ए लिखा रहता है। तो वर्ग संख्या 2 के जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NH2 होता है। अर्थात इनके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये भी सब S ब्लॉक के तत्व होते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोश में प्रवेश करता है, जिसके कारण ये सब के सब
यस उपकोष के तत्व होते हैं। और सेकंड ए के जितने भी परिवार के तत्व हैं इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता पाई जाएगी। और ये सब के सब मतलब सेकंड वर्ग के जितने तत्व हैं ये सब के सब क्षारीय मृदा धातु होती हैं, अर्थात ये सब के सब डबल धनायन वाले, अर्थात इनकी जो संयोजकता होती है क्षारीय मृदा धातुओं के जितने परिवार के तत्व हैं सभी की संयोजकता 2 होती है। अर्थात जब ये कोई भी बंध बनाएंगे तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से ही बंध बनाएंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं तीसरे और चौथे वर्ग संख्या में, 14 और 15वें वर्ग संख्या में चलते हैं। और बारी बारी से हम इसमें बता रहे हैं। तो 14वें, 15वें, 16वें और 17वें ये 5 वर्ग संख्या हैं जिससे हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व को 6 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया, जिसमें 13 वर्ग संख्या जो है उसमें हम लोग बोरान परिवार, कार्बन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार और एक और समूह बांटा गया है जिसे हम लोग शून्य वर्ग संख्या कहते हैं। शून्य वर्ग संख्या को इसे हम अक्रिय गैस के नाम से मानते हैं। ये हमारा आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में आपको दिखेगा। ये 6-7 तत्व ऐसे हैं जो सब के सब अक्रिय हैं, मतलब इनकी संयोजकता 0 है, ये किसी से रासायनिक क्रिया नहीं करते और ये सब के सब पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इस तरीके से 6 वर्ग संख्या होती है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये सभी अधातुएं होती हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपवाद के रूप में धातु हैं और बाकी सभी लगभग अधातु हैं। इसमें से ब्रोमीन जो कि आपका पी ब्लॉक का तत्व है, जो कि एक अधातु है लेकिन लिक्विड अवस्था में। दूसरा आपका रहा वर्ग संख्या 18 जिसे हम लोग शून्य वर्ग संख्या कहते हैं। इसमें अक्रिय गैस को रखा गया। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NH2NP6 होता है, अर्थात इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा NH2 और NP6 होगा, लेकिन हीलियम को छोड़कर। और ये सब के सब पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व हैं, साथ में जितने भी वर्ग संख्या 18 के तत्व हैं उन सभी की संयोजकता 0 होगी, क्योंकि इनकी संयोग करने की क्षमता कुछ नहीं होती और इसीलिए इनकी संयोजकता 0 होती है। अगला हमारा पॉइंट है वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये जो हमारे वर्ग संख्या हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब के सब डी ब्लॉक के तत्व हैं और इन सभी को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। संक्रमण धातुएं, सभी धातुएं लगभग भारी धातुएं होती हैं और ये सभी धातुएं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक का तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन सभी तत्वों का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा डी उपकोष में ही जाएगा, जिसके कारण इसे हम डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इसी प्रकार से आपको बता दें, जिन तत्वों का आपको ब्लॉक या उसकी संयोजकता पता लगाना है, इसके लिए क्या करेंगे आप सबसे पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी डी उपकोष में प्रवेश करेंगे। तो आप समझ जाइए कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन सभी डी उपकोष में जा रहे हैं, जरूर ये डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। आप ध्यान रहें, किसी भी तत्व का आपको ब्लॉक पता लगाना है कि यह तत्व किस ब्लॉक का है, किस वर्ग संख्या का है। तो इसके लिए आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी होता है। जब तक आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करेंगे तब तक आपको उसका ब्लॉक और वर्ग संख्या निर्धारित करना नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपका ये
डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये भारी धातुएं होती हैं, संक्रमण होती हैं, और संक्रमण होते साथ साथ जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो रेडियोएक्टिव गुण जो उत्प्रेरण के गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन सभी के बाह्य कोश में 2 उपकोष खाली रहते हैं। 2 उपकोष खाली होने के कारण यह द्विसंयोजक अर्थात परिवर्तित संयोजकता भी व्यक्त करता है, अपने संयोजकता को परिवर्तित भी करता रहते हैं। और इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो n-1 s2 p6d 126 n0 ns0 2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब आपका आता है F ब्लॉक का तत्व। ये आपका जो F ब्लॉक का तत्व होता है, F ब्लॉक के तत्व में 2 खंडों में बांटा गया, जिसे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट आवर्त संख्या कहते हैं। लैंथेनाइट को आवर्त संख्या 6, एक्टिनाइट को आवर्त संख्या 7 के तत्व को काट करके डी ब्लॉक के तत्व में बांटा गया है। डी ब्लॉक का तत्व F ब्लॉक के तत्व का पहचान होता है। इनका आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा F उपकोष में जाएगा। इसी के कारण ये हमारे F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि जो दोरेखाकार आवर्त सारणी बनाई है उसे 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया, अर्थात 4 खंड में बनाया गया, जिसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक का तत्व कहते हैं। S ब्लॉक के सभी धातु होते हैं, P ब्लॉक में लगभग धातु अधातु होते हैं, D ब्लॉक में लगभग धातु होते हैं, और F ब्लॉक के सब जितने तत्व हैं ये रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। इनकी धातुएं जो होती हैं बहुत भारी होती हैं और ये दुर्लभ मृदा तत्व होती हैं। और लैंथेनाइट श्रेणी को हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व अर्थात दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, जबकि आंतरिक संक्रमण तत्व को हम लोग एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व कहते हैं। ये सभी के सभी तत्व के जो गुण होते हैं अपने आप में समा रखते हैं। तो आवर्त सारणी के ये हमने संक्षिप्त तरीके से बता दिया। ध्यान रहे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट ये जितने तत्व हैं सब रेडियोएक्टिव तत्व के गुण इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं और इनके नाभिक बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, जिसके कारण ये अपने आप को रेडियोएक्टिव गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको संक्षिप्त तरीके बता ही दिया और आशा है कि आप समझ गए होंगे। आप अपने तरीके से नोट्स बना लीजिएगा इसको। तो इस वीडियो को आइए यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं और इसके कुछ दोष हैं और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी को तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत हार मानिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। धन्यवाद।